Hello dear students, this is Ruchi Bhatnagar, your social science teacher, and today we are going to start, or we can say we shall revise our first chapter of history, that is tracing changes through 1,000 years. What does this mean? इस जो टाइटल है चैप्टर का ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years, उसका क्या मतलब है कि हम 1,000 years में जो हिस्टोरिकल पीरियड में चेंजेस आए उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, इसके पहले हम जो 6th क्लास में जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी वो एंशिएंट हिस्ट्री कहलाती है. उसमें हमने अर्ली पीपल के बारे में पढ़ा था, कैसे किंगडम्स इमर्ज हुए, कौन कौन से अर्ली किंग्स थे उनके बारे में पढ़ा. बट इन दिस ईयर इन 7th क्लास यू आर गोइंग टू स्टडी मिडीवल हिस्ट्री. ठीक है, जो हम 1,000 years की बात कर रहे हैं वो 1,000 years कौन से 1,000 years है? इट इज फ्रॉम 700 CE to 1750 CE. दिस इज कॉल्ड द मिडीवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, मिडीवल हिस्ट्री के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. तो दिस चैप्टर इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन कि हम आगे जो भी चैप्टर्स हमारे आएंगे उसमें हम किस किस चीजों के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो शैल वी स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट, कीप योर बुक्स ओपन. सब लोग अपने अपने बुक्स ओपन करके रखेंगे क्योंकि कुछ डायग्राम्स हैं जो आप लोग बुक में देखते जाएंगे तो यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. सो कीप योर बुक्स ओपन विथ यू. ओके, सो एट द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक यू कैन सी अ मैप, and if you turn the page, turn to the next page, on page number 2 there is another map. Okay, so ये जो दो मैप्स हैं ये 600 years के गैप में बनाए गए हैं. The first one, the map which is given on the first page of the book, is a map which was drawn by Al-Idrisi. He was an Arab cartographer. अब ये हमने एक वर्ड यूज किया, cartographer. Who is a cartographer? Cartographer is a person who draws maps. Cartography is the science of drawing maps. और जो मैप्स ड्रॉ करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्टोग्राफर. ओके, सो अल इदरीसी एक अरब कार्टोग्राफर थे और उन्होंने 1154 CE में जो फर्स्ट पेज पर आपको जो मैप दिख रहा है वो ड्रॉ किया था. और जब आप पेज टर्न करते हैं उसमें जो आपको मैप दिख रहा है दैट वाज ड्रॉन बाय एन एनोनिमस कार्टोग्राफर जिनका नाम नहीं पता है. फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने ये मैप ड्रॉ किया था in 1720 CE. So you can see that there is a gap of 600 years in between these two maps. और इसमें मैप को देखकर भी आपको बहुत सारे उसमें डिफरेंसेस खुद ही फील हो जाएंगे. द फर्स्ट मैप इज वेरी अनक्लियर और वी कैन से दैट इट डज नॉट गिव एनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. जबकि जो मैप दूसरे पेज पर है इट रिजेंबल्स क्वाइट अ लॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे इंडिया. प्रेजेंट डे इंडिया से मिलता जुलता मैप दिख रहा है ना आपको. तो इस मैप में 600 years के स्पैन में बहुत सारे चेंजेस आ गए मैप ड्रॉ करने की जो तरीका था लोगों का, कार्टोग्राफर्स का, उसमें. एंड इवन यू कैन सी दैट देयर इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया. ऐसा क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया से ही बाहर के लोग इंडिया में आते जाते थे. जो बाहर दूसरी कंट्रीज के, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के लोग जब इंडिया में आने लगे वो एंट्री कहाँ से होती थी? कोस्टल एरिया से. सो देयरफॉर द कोस्टल एरियाज आर मोर डिटेल्ड इन दिस मैप. और एक और चीज कि ये जो मैप्स हैं दीज आर यूज्ड बाय द यूरोपियन ट्रैवलर्स ड्यूरिंग देयर वॉयजेस. अपनी यात्रा के दौरान यूरोपियन ट्रैवलर्स ये मैप्स जो थे वो यूज किया करते थे. सो ये जो दो इंफॉर्मेशन है इससे यू कैन clearly understand the science of cartography changed a lot. And even when the historians used to read these maps, they consider the historical background. जो उस समय का historical background होता था उसको ध्यान में रखते हुए historians maps को read करते हैं. ठीक है, so this was about the maps. Now we come to the first topic of our chapter, which is new and old terminologies. New and old terminologies. Terminologies मतलब languages जो थी वो भी बहुत कुछ चेंज हुई विद इन दिस स्पैन ऑफ 1,000 years. 1,000 years की जो स्पैन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें
जो लैंग्वेजेस थी उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए, नॉट ओनली इन देयर ग्रामर, नॉट ओनली इन देयर वोकैबुलरी, बट ऑल्सो इन द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द लैंग्वेजेस। जो वर्ड्स के मीनिंग्स थे इवन वो भी काफी कुछ बदल गए इन 100,000 ईयर्स के स्पैन में। ठीक है, इसको हम दो एग्जाम्पल से और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देयर वॉज अ वर्ड यूज्ड इन हिस्ट्री दैट इज हिंदुस्तान। ये वर्ड सबसे पहले मिनहाज सिराज ने 13th सेंचुरी में यूज किया था। दिस वर्ड वॉज यूज इन 13th सेंचुरी बाय मिनहाज सिराज एंड ही यूज दिस टर्म फॉर द एरिया, फॉर द लैंड ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड जमुना। और वी कैन से कि जो ज्यादातर नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट था उसके लिए उन्होंने ये वर्ड यूज किया था। इट डज नॉट इंक्लूडेड साउथ इंडिया एट दैट टाइम। फिर 16th सेंचुरी में जब बाबर ने इस टर्म को यूज किया, ही ऑल्सो यूज हिंदुस्तान, ही यूज इट टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना and also the culture of the people living in this subcontinent. Subcontinent word आ गया यहाँ पे. That means he is considering the whole of the India and the countries, neighboring countries also. उन्होंने अपनी इंडिया के लिए और neighboring countries की पूरी ज्योग्राफी, फौना और वहाँ के कल्चर को एक्सप्लेन करने के लिए को रिप्रेजेंट करते हुए ये हिंदुस्तान वर्ड यूज किया। सिमिलरली 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो, जो कि एक बहुत बड़े सूफी पोएट हुए हैं, उन्होंने ये वर्ड यूज किया। ही यूज दिस टर्म टू रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि वर्ड तो सेम है, हिंदुस्तान वर्ड है, हिंद वर्ड है, बट इट वॉज यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बाय डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट एरा ऑफ टाइम। क्लियर? सिमिलरली एक और वर्ड है फॉरेनर। फॉरेनर वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं आज के टाइम पे? In the present day, any person who comes from a foreign country is called as a foreigner. हम foreigner किसको कहते हैं? जो कोई दूसरी कंट्री से, अब्रॉड से हमारे कंट्री में आए, उसको हम foreigner कहते हैं। But in the historical period, in this era, medieval period में foreigner word use किया जाता था for a person, for any person who comes from a nearby village to a particular village, or we can say that who does not belong to a particular village. अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे गांव से किसी दूसरे गांव में जाता है तो उस गांव के लोग उस व्यक्ति को फॉरेनर कहेंगे। ठीक है, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में गया है अगर वो व्यक्ति, तो वो फॉरेनर कहलाएगा। जिसके लिए अभी के टाइम पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्ट्रेंजर यूज कर सकते हैं, या हम अजनबी कहते हैं हिंदी में, पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में अजनबी कहते हैं, हिंदी में परदेसी कहते हैं। बट एट दैट टाइम फॉरेनर वर्ड वॉज यूज फॉर दिस पर्पज। सिमिलरली जैसे एक सिटी ड्वेलर है, उसके लिए फॉरेस्ट ड्वेलर जो है वो क्या होगा? एक फॉरेनर होगा। सिटी ड्वेलर मतलब शहर में रहने वाला व्यक्ति, फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि जंगल में रहता है, दैट मीन्स आदिवासी। आदिवासी के लिए सिटी ड्वेलर पर एक फॉरेनर है, और जो आदिवासी है उसके लिए सिटी ड्वेलर फॉरेनर है, और जो सिटी ड्वेलर है उसके लिए आदिवासी फॉरेनर है। सो दैट मीन्स दिस टर्म हैज कम्प्लीटली चेंज इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इस वर्ड का मीनिंग टोटली चेंज हो गया है। तो जब हिस्टोरियंस किसी टेक्स्ट को, किसी डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं या उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, तो दे कीप इन माइंड कि लैंग्वेज में या वर्ड के मीनिंग्स में, टर्म्स के मीनिंग्स में क्या चेंजेस आए। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। दिस इज हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सबको समझ में आ रहा है? मेरे क्लास के बाद आप एक बार अपने आप चैप्टर रीड करेंगे, देन यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, और यू आर हैविंग वीडियो विद यू। आप बार बार उसको देखकर भी आप चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं। सो हम दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? द पीपल हु स्टडी हिस्ट्री, और the people who helps us in recalling the historical period, जो पुराने जमाने के बारे में हमें रिकॉल करवाते हैं, वो हिस्ट्री को रीइन्वेंट करते हैं, वो सभी लोग हिस्टोरियंस कहलाते हैं। और वो जो सोर्सेज यूज करते हैं अपनी स्टडी करने के लिए, दे आर कॉल्ड हिस्टोरिकल सोर्सेज। और ये दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू, क्योंकि ये हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। रिमेम्बर, वी हैव स्टडीड द वेरियस सोर्सेज यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस टू रिकलेक्ट हिस्ट्री। ठीक है,
और वो सोर्सेज क्या हैं? दे मे बी कॉइन्स, दे मे बी इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, दैट मीन्स the buildings, the monuments. They also give a picture or they give hints about the history. And then the textual records. Textual records means that which are available in text form. That means which are the written records. जो written records के रूप में हमारे पास available हैं, they are called textual records. तो textual records जो हैं, उनकी जो वैरायटी थी, वो जो उनकी जो संख्या थी, द नंबर एज वेल एज द वैरायटी ऑफ दीज टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, दे इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. मिडीवियल पीरियड में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की जो वैरायटी थी, जो मतलब बहुत तरह तरह के टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हुए. और सिमिलरली दूसरी चीज क्या बात करें हम, देयर नंबर ऑल्सो इंक्रीज ड्रामेटिकली. उनका नंबर भी बढ़ गया. कैसे और क्यों? बिकॉज paper was easily available and cheaply available during this period. इस पीरियड में जो पेपर था उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी कॉस्ट जो है वो काफी कम हो गई थी और वो इजीली अवेलेबल था. इसीलिए ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये ज्यादा लिखे जाने लगे. क्लियर? तो पेपर वॉज यूज टू राइट. बहुत सारे लोग पेपर को यूज करते थे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए. And they were used to write holy texts, chronicles of the rulers, letters, teaching of saints, petitions, judicial records, and for registers of account and taxes. Clear? So judicial records or accounts of taxes, petitions, teaching of saints, holy texts, chronicles of rulers, letters, सब कुछ लिखने के लिए क्या यूज किया जाता था? किसको यूज किया जाता था? पेपर को यूज किया जाता था. तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं तो इट वॉज वेरी इजी फॉर द हिस्टोरियंस टू रिकलेक्ट द हिस्ट्री. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था. टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इतनी मात्रा में अवेलेबल होने के बाद भी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द हिस्टोरियंस टू understand the text or to recollect the actual history of that particular period. ऐसा क्यों होता था? Because we all know that printing press was not invented up to that time. तब तक printing press का invention नहीं हुआ था. तो इसीलिए the historical records or the textual records थे, they were being written with the hands, by hands. हमने word क्या पढ़ा था उसके लिए? 6th क्लास में वी हैव स्टडीड दिस वर्ड, दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स. जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं वो किस फॉर्म में होते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में. मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है? जो कि स्क्राइब्स हाथ से लिखते हैं. दोज टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स विच वे रिटन बाय हैंड बाय द स्क्राइब्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. और फिर इन दिस लार्ज स्पैन ऑफ 1000 years वही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, वही टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स कॉपी किए गए बहुत सारी बार. तो ये कॉपी करते समय उसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आ गए. ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. आप लोग किसी बच्चे की कॉपी अगर अपना वर्क करने के लिए घर ले जाते हैं या स्कूल में किसी की कॉपी से जब कॉपी करते हो तो क्या होता है, अगर आपको उसकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है या कोई वर्ड ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप क्या करते हैं, आपको जैसा समझ आ रहा है आप उसको वैसा लिख लेते हैं या फिर उस वर्ड को अपने किसी वर्ड के साथ चेंज कर देते हैं कि इसका मीनिंग ये है तो आई कैन चेंज दिस वर्ड विद दिस अनदर वर्ड. सो द सेम. तो इससे क्या होता है कि जब जो ओरिजिनल कॉपी का जो वर्क था वो आपकी कॉपी में आते आते थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है. तो सिमिलर थिंग हैपेंड विद द स्क्राइब्स ऑल्सो. व्हेन द स्क्राइब्स यूज्ड टू कॉपी द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट पीरियड, जब पुरानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको कॉपी करते थे, तो what happened at that time कि if they are not able to understand the handwriting, they made small changes in some words or in some sentences. कुछ sentences और कुछ words को अपनी मर्जी से कुछ उसमें changes कर देते थे. So these small changes become significant difference when these were copied a number of times. जब ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको बहुत बार कॉपी किया गया तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, जो स्मॉल डिफरेंसेस थे वो बहुत बड़े डिफरेंसेस, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बन गए. और कई बार ऐसा हुआ कि ये जो टेक्स्ट थे वो ओरिजिनल टेक्स्ट से काफी डिफरेंट थे. ठीक है, एंड इट वाज आल्सो अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर द हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड इट
बिकॉज द ओरिजिनल टेक्स्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू देम. ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो उनको अवेलेबल नहीं है. दे आर गेटिंग द कॉपीज ऑफ द स्क्राइब्स दैट आर प्रेजेंट इन द आर्काइव्स और इन द लाइब्रेरीज. तो इसलिए जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा गया होगा, इसका एस्टिमेट लगाना इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द हिस्टोरियंस. क्लियर, समझ में आया? और क्या चीजें हैं इसमें? आई होप वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग. सो दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है ये कहाँ पर रखी जाती है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल. जो रिच लोग होते हैं सोसाइटी के होते थे उस समय, रूलर्स होते थे, जो मोनेस्ट्रीज होती थी, टेम्पल्स होती थी, वो लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करते थे एंड दे केप्ट देम सिक्योर्ड इन लाइब्रेरीज और इन आर्काइव्स. तो पुरानी जो लाइब्रेरीज हैं, आर्काइव्स हैं, वहां पर हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स या हिस्टोरियंस जो यूज करते हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहां पर अवेलेबल है. क्लियर? Similarly, sometimes the script of the language is also changed. In your book, on page number 6, you can see the diagram, the picture of Persian language script. Persian जो language है उसकी script की एक figure दी हुई है, एक picture दी हुई है. See in this picture, there are two variations of the script of Persian language. यहाँ पर दो variations दिखाई दे रहे हैं. जो दोनों वेरिएशंस हैं वो सेम लैंग्वेज के हैं. जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है, इट इज द नेस्टलिक स्टाइल ऑफ राइटिंग पर्शियन लैंग्वेज. ये नेस्टलिक स्टाइल जो है, यू कैन सी दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड, वेयर एज द शिकस्ते स्टाइल पर्शियन लैंग्वेज को लिखने का जो है वो राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है. एंड इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड. सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि जो लैंग्वेज थी उसमें काफी चेंजेस आ रहे थे, वर्ड्स की मीनिंग्स में चेंजेस आ रहे थे, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे उनको अंडरस्टैंड करने में हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम, वी विल नॉट से प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज वी कैन से, उनको डिफिकल्टी आती थी बिकॉज जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे जो कॉपीज हैं उसमें काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखने को मिलते थे. और कई बार ऐसा होता था कि जो क्रॉनिकलर्स हैं दे ऑल्सो रिवाइज्ड देयर वर्क. फॉर एग्जाम्पल, एक 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बारानी. ही रोट अ क्रॉनिकल इन 1356 एंड 2 years later ही रिवाइज्ड दैट क्रॉनिकल. उसने वो क्रॉनिकल जो था वो रिवाइज किया. दैट मीन्स उसमें कुछ चेंजेस करके उसका एक न्यू एडिशन जो है वो उन्होंने लिखा. बट द हिस्टोरियंस गॉट ओनली द सेकेंड वन. They did not get the original text until 1960s. 1960s तक जो historians थे वो किसको लेकर चल रहे थे? They were having the जो उनको अवेलेबल था वो क्या चीज थी? वो सेकेंड वाला टेक्स्ट था. तो उन्होंने 2 years later जो रिवाइज करके लिखा था दैट वॉज अवेलेबल टू देम. 1960 तक उनके पास ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं था. तो ये भी कई बार प्रॉब्लम आती है कि अगर क्रॉनिकलर के खुद के टेक्स्ट जो है वो एक टेक्स्ट से दूसरा टेक्स्ट जो है वो डिफर कर रहा है. तो हिस्टोरियंस हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल रिकलेक्टिंग द हिस्ट्री, क्योंकि ये सभी चेंजेस जो विद इन अ स्पैन ऑफ 1000 years हो रहे हैं वो उन्हें ध्यान में रखना पड़ता है. सो वी गेट दीज 2 topics क्लियर इन योर माइंड. Our next topic is new social and political groups. Social and political groups. ठीक है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ लैंग्वेजेस चेंज हो रही थी या केवल टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में चेंजेस आ रहे थे. देयर आर चेंजेस इन द सोसाइटी, इन द पॉलिटिकल ग्रुप्स, इन द इकोनॉमिक स्टेटस. बहुत सारे चेंजेस समाज में एक साथ होते हैं. ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही चीज बदल रही है दूसरी चीज नहीं बदल रही. तो अब हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एज यू नो कि ये वाला जो टाइम था ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स का टाइम था. न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे थे इस समय पर, और इनमें से कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी थे जो कि इंसान की जो द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल वर चेंजिंग बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज. सम ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्शियन व्हील इन इरिगेशन. इरिगेशन मतलब, इरिगेशन का क्या मीनिंग होता है? सिंचाई, यानी खेतों में जो पानी डाला जाता है उसको सिंचाई कहते हैं. उसमें पर्शियन व्हील का यूज होने लगा. ठीक है,
सिमिलरली स्पिनिंग व्हील का यूज होने लगा था यार्न को स्पिन करने के लिए, यार्न को तैयार करने के लिए, धागा बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील यूज होने लगा था। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट मतलब वॉर में, युद्ध में फायर आर्म्स का यूज होने लगा था इन 1000 years के स्पैन। So these are the some changes which were taken place at that time. Similarly, some new beverages and new food crops were also introduced in our subcontinent. What are these? What were these? These were new beverages, tea and coffee. People started using tea and coffee as the beverage. And similarly, 3 new crops were introduced: potatoes, corn and chilies. These were the new crops, new food crops that were introduced at that time in India. और we can say in the subcontinent. तो ये सभी चीजें आती कहाँ से थी? These came along the various travelers who visited India, who came to India. उस समय पर जो बाहर के लोग इंडिया में आए वो अपने साथ ये चीजें लेकर आए और जो कि हमारे सबकॉन्टिनेंट का लेटर ऑन एक पार्ट बन गई। ठीक है, तो ये चेंजेस एट रैंडम नहीं आते, अचानक से कहीं से नहीं हो जाता। कैसे होते हैं ये चेंजेस? जब बाहर के लोग इंडिया में आते हैं तो वो ये चीजें, वो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए या ये वो न्यू बेवरेजेस लेकर आए, न्यू फूड क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की उन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट में। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। ओके, एंड नाउ अबाउट द न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स। कुछ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स भी एमर्ज हुए इस टाइम पर, क्योंकि ये वाला जो टाइम था वो बहुत मोबिलिटी का टाइम था। दिस वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। बिकॉज वाई वॉज दिस मोबिलिटी? बिकॉज इंडिया हैड इमेंस वेल्थ। बाहर जो हमारी कंट्री थी उसमें बहुत वेल्थ थी, नॉट ओनली वेल्थ रिलेटेड टू मनी एंड ऑल, बट ऑल्सो रिसोर्सेज की बहुत वेल्थ थी, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो ये रिसोर्सेज को यूज करके लोग क्या करना चाहते थे? दे वांटेड टू अर्न मनी, दे वांटेड टू गेट सेटल्ड। तो इसकी वजह से एक जगह से दूसरे जगह लोगों की मोबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो देयरफॉर अ लॉट ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स, पावरफुल पॉलिटिकल ग्रुप्स एमर्ज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। बहुत सारे नए पावरफुल पॉलिटिकल ग्रुप्स एमर्ज होते गए इंडिया में, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है राजपूत। हाउ द राजपूत एमर्ज एज अ पॉलिटिकल ग्रुप। राजपूत वर्ड जो है वो एक टर्म से लिया गया है एंड दैट टर्म इज राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या है? द सन ऑफ अ किंग, किंग का बेटा। तो राजपूत वर्ड जो है इट वॉज जनरली एसोसिएटेड विद द कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स। वॉरियर्स की कम्युनिटी के साथ उसको एसोसिएट किया जाने लगा। दिस वॉज अ कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स बिकॉज दे वर मेनली जो चीफटेन्स होते थे, द रूलर्स, दे वर बेसिकली दे बिलोंग टू द कास्ट क्षत्रिय कास्ट, क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करते थे। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि क्षत्रियास कौन होते थे? जो कि शस्त्र उठाते थे, उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। तो शस्त्र उठाने वाले लोग कौन होते हैं? दे वर रूलर्स, they were soldiers, they were commanders of the army, they were chieftains of the army। तो ये सभी लोग राजपूत होते थे। उस समय पर राजपूत जो थे they were such an important political group कि उनके बारे में पोएट्स और जो उस समय के जो लेखक थे, रचयिता, जो साहित्यकार थे, उन्होंने बहुत कुछ बातें इनके बारे में लिखी है। एंड दे हैव यूज्ड द टर्म्स लाइक कि वो बहुत लॉयल होते हैं। दे वर वेरी सिनोनिम्स ऑफ लॉयलिटी उनको कहा जाता है कि बहुत ही वफादार होते थे। दे वर रिलेटेड विद द वेलर, उनमें बहुत बहादुर, बहुत वफादार और बहुत ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट को मानने वाले, उनके व्यवहार जो थे वो बहुत ही संतुलित और बहुत रूल्स रेगुलेशंस में रहने वाले लोग होते थे राजपूत। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम राजपूत और कौन कौन से जो कास्ट थे वो एमर्ज हुए, जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे? दे वर मराठास, दे वर सिख्स, there were Jats, there were Ahoms, and there were Kayats. Kayats was a community of scribes and secretaries. They also became politically very important during medieval period. Okay? Now, इसके अलावा और क्या चेंजेस आए सोसाइटी में? ये तो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हो गए। अब सोशल स्ट्रक्चर भी सोसाइटी का चेंज हो रहा था। सोशल स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा था? बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द हैबिटेट ऑफ द पीपल। लोगों का जो रहने का जो तरीका था या रहन सहन का जो स्टाइल था वो चेंज हो रहा था। वॉट वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम? दैट देयर वर अ लॉट ऑफ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज
being accepted by many people. बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर को अपनाना चाह रहे थे, तो therefore there was a large scale clearing of forest and settlement of new villages. New villages settled हो रहे थे. तो अगर forest clear हो जाएंगे तो forest dwellers कहाँ जाएंगे? तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स या जो आदिवासी थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर. वो भी एग्रीकल्चर की करने लगे, एग्रीकल्चर की दुनिया में आ गए. सो दे ऑल्सो टर्न पेजेंट्स. ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे टर्न पेजेंट्स. नाउ फॉरेस्ट ड्वेलर्स बिकेम पेजेंट्स. अब पेजेंट्स बनने के बाद व्हेन दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो मोनेस्ट्रीज थी, जो टेम्पल्स थे, जो मार्केट्स थे, व्यापारी, उन सबके कॉन्टेक्ट में आने से देयर दीज पीपल वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस. दे स्टार्टेड गिविंग टैक्सेस. वो टैक्सेस देना शुरू कर दिया. मतलब वो मेन स्ट्रीम सोसाइटीज के साथ जुड़ गए. ठीक है, बट वो पेजेंट्स कहाँ किससे बने थे? फॉरेस्ट ड्वेलर्स से. सो देयरफॉर देयर वाज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दोज दैट वर ऑलरेडी लिविंग इन द विलेजेस एंड द पीपल दैट केम फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर बिकमिंग पेजेंट्स. ठीक है, तो ये जो पेजेंट्स की अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होने लगा. सोसाइटी में एक ही तरह के लोग नहीं थे, सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग दिखाई देने लगे. सम पीपल हैव लार्ज पीस ऑफ लैंड. उनके पास बड़े बड़े मोर प्रोडक्टिव लैंड्स होते थे. कुछ लोग जो थे वो लैंड के साथ साथ जानवरों को भी रखते थे. कैटल, दे स्टार्टेड कीपिंग कैटल ऑल्सो. कुछ लोग जो ऐसे थे जो कि एग्रीकल्चर से थोड़ी बहुत मीगर इनकम कमा रहे थे, मतलब छोटे मोटे लैंड थे उनके पास, एंड दे वर मोर इन्वॉल्व इन आर्टिजनल वर्क. मतलब किसी तरह का क्राफ्ट वर्क वो कर रहे हैं, कि कोई स्कल्पचर्स बना रहा है, कोई पेंटिंग्स बना रहा है, या कोई टोकरियां बना रहा है, कोई वीविंग कर रहा है. तो किसी न किसी तरह का आर्टिजनल वर्क के साथ वो एसोसिएट है. तो देयर वॉज अ लार्ज डिफरेंशिएशन ऑफ द people according to their occupation and according to their background. This is how the जातीज emerged. ठीक है, ये जातीज का जो कॉन्सेप्ट है, जातीज यानी सब कास्ट. जो मेन 4 वर्ण है वो आपको पता है. That I have already told you in class 6 that the society was divided into 4 वर्ण्स. वर्ण सिस्टम जो था 4 वर्णास में सोसाइटी डिवाइडेड थी, एंड दीज वर्ण्स वर ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ये सबको पता है. बट नाउ व्हाट हैपेंड? जातीज का फॉर्मेशन हो गया, सब कास्ट बन गए बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन. उनके ऑक्यूपेशन जो आज हम देखते हैं, कोई लुहार है, कोई सुनार है, कोई कुम्हार है, कोई धोबी है. तो इस तरह से अलग अलग तरह की जातियां हैं ना. तो ये जातियों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? दिस एमर्ज्ड फ्रॉम द एमर्जेंस ऑफ सबकास्ट which was based on their background and their occupation. उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर, उनके बैकग्राउंड के आधार पर ये सबकास्ट और जातीज बन गए. अब इन जातीज को कंट्रोल कौन करता था? whenever there is a new group of community, उनके लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं. सो कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस वर फ्रेम्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर जाति, और ये एनफोर्स करते थे. हु यूज्ड टू एनफोर्स दीज रूल्स एंड रेगुलेशन? The elderly people of the particular community. उनकी कोई असेंबली होती थी, वो उसको एनफोर्स करती थी. मतलब बड़े बुजुर्गों की एक सभा इस जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं किसी पर्टिकुलर जाति के लिए, उनको एनफोर्स करती थी. और उनको अधिकतर जगहों पर क्या कहा जाता था? जाति पंचायत कहा जाता था. ठीक है, जैसे नॉर्मल पंचायत होती है, आपको पता है नॉर्मल पंचायत होती है, उसी तरह से जाति पंचायत के थ्रू ये रूल्स रेगुलेशंस एनफोर्स किए जाते थे बाय द असेंबली ऑफ एल्डरली पीपल इन द सोसाइटी. और इसी जाति प्रथा में ये भी हमें मानना चाहिए कि जो जाति थी इसमें रैंक्स वर नॉट स्टैंडर्ड रैंक्स नहीं थे. मतलब किसी एक जगह पर जो स्टेटस होता है जाति का, वो किसी एक एरिया में कम हो सकता है, किसी दूसरे एरिया में ज्यादा हो सकता है. मतलब द स्टेटस ऑफ द जाति इज डिफर्ड फ्रॉम एरिया टू एरिया. ओके, so this is all about this topic. So students, we have completed some topics of this chapter in this video, and we will discuss the remaining topics in the next video. Thank you.